Assalamualaikum everybody, this is me Kurutulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well. और जी अगर आप एक रियल स्टेट एजेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बाय में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेशनली बाइंग करना चाहते हैं दुबई में बट दे आर फर्स्ट बायर। उनको पता ही नहीं है कि हमने बाइंग कैसे करनी है और बाइंग के स्टेप्स क्या होते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है। वो क्यों स्पेशल है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी आप ये देखें, ये जो बाहर इतने सारे आपको लोग नज़र आ रहे हैं सामने, ये जा रहे हैं जी यहाँ पे एक ऑफिस में जहाँ पे होती है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। और यहाँ पे आ गई मैं क्योंकि मेरा चल रहा है गाड़ी में मेकअप। होता यूँ है कि जी जो एक रियल स्टेट एजेंट होता है ना, उसका ज़्यादातर खाना पीना घूमना फिरना जागना सोना और मेकअप करना सब गाड़ी के अंदर ही होता है, इवन जीना मरना ही कह लें। तो यहाँ पे जी बस सुबह का टाइम था और लंबी लंबी लाइनें थी, लाइनों में लगे हुए थे। लाइन में क्यों लगे हुए थे? वो इसलिए लगे हुए थे कि जी हम लोग थे इमार स्क्वायर पे और हमारी जो अपॉइंटमेंट थी ट्रांसफ़र की मेरे क्लाइंट की, वो हमें इमार स्क्वायर पे मिली। तो जिसकी वजह से जी वहाँ पे तो थी लंबी लाइनें। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं और हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू था। मैं बाहर देख रही थी बुर्ज खलीफा को अपने, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। धूप बहुत तेज़ थी लेकिन अभी चाहे विंटर सीज़न आने वाला है लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गया। खैर जी, यहाँ पे आज ट्रांसफ़र का दिन है और ट्रांसफ़र कैसे होता है क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद जी मैं आ गई हूँ इमार स्क्वायर में, लेकिन मैं यहाँ पे रॉन्ग ब्लॉक में एंटर हो गई। तो फिर मुझे पता चला कि जी वो सामने वाला ब्लॉक है जहाँ मैंने जाना है। आज मैं आपको बताऊँगी कि जब एक प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है और आपने किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपका प्रोसेस स्मूथ रहे और आप कोई मिस्टेक नहीं करें और एंड पे आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम इजीली हो जाए और उसमें कोई मसला ना हो। और अगर आप कैश बायर हैं तो कैश बाइंग के लिए क्या प्रोसेस होगा, अगर आप बैंक से बाय करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसके अंदर मैं आपको ये दोनों तरीके बताऊंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी अगर आप एक प्रॉपर्टी को कैश पे बाइंग करना चाहते हैं उसका क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जी आप जाते हैं और आप अपने एजेंट के साथ, और राइट एजेंट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, आज मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जो एक्चुअल प्राइस होगी ना आपको उनको सेलर देगा कि ये प्राइस है और वो उसके ऊपर टॉपअप का नाम लगा के 50-60 हज़ार दिरहम या 1 लाख दिरहम ऊपर लगा देंगे और आपको कहेंगे जी हमने तो आपको डिस्काउंट दे दिया है। तो हमेशा इस वजह से एथिकली एक अच्छे इंसान की सिलेक्शन करनी चाहिए जो आपको साथ चीट नहीं करे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे आपके साथ प्राइस में जब तक एजेंट के हाथ में होता है, सावधान जब मामला डीएलटी तक जाता है तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक और क्लियर होके जाती हैं। तो टॉप अप करके दे रहे होते हैं। मेरी एक आदत है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने प्रीवियस सेलिंग क्या की है, ये देंगे उसकी इतनी प्राइस है। लाइक मैंने जैसे एक टावर में अगर एक अपार्टमेंट सेल किया है, अगर मेरे दूसरे क्लाइंट को उसी में चाहिए तो मैं उसकी पिछले वाली प्राइजेस दिखा देती हूँ कि ये देखें ये मैंने इन प्राइजेस में सेल किया, डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ ताकि क्लाइंट को डाउट ही नहीं रहे और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है सेल करना और क्लाइंट के लिए भी ट्रस्ट करना आसानी हो जाती है। खैर जी, बात करते हैं अब आगे चलते हैं कि जो कैश बाइंग होती है, सबसे पहले आपको यूनिट पसंद आ जाता है और उसके बाद आ जाता है आपने टोकन करना होता है। टोकन बाय लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब आप उनको बोलते हैं कि जी आपको 10% का चेक देना होगा एडवांस में, तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि 10% का चेक, अच्छा वो देना होता है, वो चेक जस्ट सिक्योरिटी के लिए होता है, वो कैश नहीं होता है। वो आपका चेक रख लिया जाता है अकाउंट्स में जस्ट फॉर सिक्योरिटी और उसको यूज़ नहीं किया जाता है। फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म ए क्रिएट होता है, बी क्रिएट होता है, फॉर्म एफ क्रिएट होता है, इनके एमओयू बन जाता है आपका। जब एमओयू बन जाता है तो कहानी जी गवर्नमेंट के पोर्टल्स तक चली जाती है। उसके बाद जी आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है एनओसी का। एमओयू जो होता है वो दोनों पार्टीज अप्रूव करती हैं, सेलर एंड बायर। उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं वो रीड करते हैं और अगर उसको वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो जी अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव होने के बाद एनओसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एनओसी इज़ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। रेडी होता है उसके बाद हम लोग फिर ट्रांसफ़र की अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर ट्रांसफ़र का दिन आ जाता है और प्रॉपर्टी सेलर से ट्रांसफ़र होकर बायर के नाम पे चली जाती है और फिर आ जाता है मुबारकबाद देने का वक्त। दैट्स इट। यहाँ पे जी मॉक पे हूँ मैं और यहाँ पे एक डेवलपर के ऑफिस में मैं थी। यहाँ पे ये मालदीव का उनका प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही लग्जरी, और ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इन्होंने
हर एक को सेल नहीं करना है। ये जो मालदीव वाला प्रोजेक्ट है, इन्होंने हर एक को सेल नहीं करना है, चाहे लोग अपना इंटरेस्ट की इंक्वायरी सबमिट कराएंगे ये फिर भी नहीं देंगे। दैट्स ओनली फॉर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स, क्योंकि ये उनका करेंगे इंटरव्यू और इंटरव्यू करने के बाद देंगे कि अच्छा हमने इस पार्टी को देना है या नहीं। खैर ये वाले जो प्रोजेक्ट है इसमें अपार्टमेंट्स हैं, ये जी हर एक को बिक सकता है, आप भी ले सकते हैं, मैं भी, हर कोई ले सकता है। खैर वो जो मालदीव वाला प्रोजेक्ट है उसमें भी जस्ट टाउन हाउसेज उन्होंने हर एक को सेल नहीं करने हैं, आई मीन विलास। बाकी अपार्टमेंट उन्होंने मालदीव में भी सबको सेल करने हैं जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये दुबई में है, दुबई लैंड में। दुबई लैंड एक बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है, दुबई साउथ है, और आपको पता है जितने भी नए एरिया हैं वहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छी होती है एंड दिस इज़ द राइट टाइम। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि 2027 में आरटीए अप्रूव कर चुकी है कि येलो लाइन एंड ब्लू लाइन आ रही है, और दुबई लैंड में भी, जिसकी वजह से इस डेवलपर ने जो कि है समाना, इन्होंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स वहाँ लॉन्च किए हैं, जो कि 2 कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं और 2 जो है उनमें अवेलेबिलिटी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे अपनी इंक्वायरी सेंड करें ताकि मैं आपको वहाँ पे अपार्टमेंट बुक करा के दे सकूँ। और मज़े की आपको एक बात बताती हूँ कि 44 इंस्टॉलमेंट्स तक इनकी मंथली 1% अमाउंट है, उसके बाद जस्ट 0.5% रह जाता है, जस्ट 3,500 दिरहम मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो गाइस दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, इसको लूज़ नहीं करें। डाउन पेमेंट दें, अपना यूनिट बुक कराएं, 3 साल तक पेमेंट करते रहें, आई मीन इंस्टॉलमेंट पे करें। 3 साल बाद अपना यूनिट आपका हैंड ओवर हो जाएगा और उसके बाद उसको रेंट पे लगा दें, और उसी ही रेंट से आपकी इंस्टॉलमेंट जाती रहेगी, जो कि है 3,500 दिरहम। हर अपार्टमेंट के पूल में है, आई मीन बालकनी में है स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल का मतलब है कि ये आपका यूनिट लग्जरी है और इसने जाना है शॉर्ट टर्म रेंटल पे। और शॉर्ट टर्म रेंटल पे तो आपको पता है मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं, मतलब 15% ROI आता है। दुबई इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन जब आपके सर्विस चार्जेस कट जाते हैं 12%, 13% इस तरह रह जाता है शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म करना है तो उसमें आपका 10% ROI होता है, और वो फिर जी रह जाता है आफ्टर सर्विस चार्जेस 7%, 8% ऐसे रह जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी ऐसा नहीं होता है, बिलीव मी, मैंने अपने क्लाइंट को डिस्कवरी गार्डन में 1 बेडरूम का अपार्टमेंट ऑन कैश दिलाया 680K में, और उसके बाद उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो 68,000 दिरहम में ईयरली पे हमने लगाया है। और इनफैक्ट अब मैं लोगों को ज़्यादा डिस्कवरी गार्डन में जाना वो नहीं करती रिकमेंड, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है वो एरिया। चलिए अगर आप रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो फिर ठीक है, वो भी जस्ट कैश बाइंग के लिए, मॉर्गेज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब जी हम लोग यहाँ पे बैठे, हमारी एक मीटिंग थी वो की हमने, और उसके बाद जी हम लोग वहाँ से निकल आए। और यहाँ बाहर का इन्वायरमेंट देखें, हर वक्त ही बड़ा मोटिवेटेड इन्वायरमेंट होता है, सारे एजेंट्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे ऑफिस के बाहर का जितना भी एरिया है ना, ये ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऑफिस है। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करना भूल गई हूँ, ये कि आपको पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाजमी और अभी के अभी सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। यहाँ पे लग गई थी मुझे सख्त भूख, और मैंने ये कॉर्न एंड पीनट्स जो है स्पाइसी वो ले लिया। स्पाइसी कॉर्न खाने के बाद जी मैंने खाई अपनी च्युइंगम। रियल स्टेट में ना हर बंदा, हर लड़का लड़की स्मोकिंग करते हैं, लेकिन मैं जी स्मोकिंग की जगह खाती हूँ च्युइंगम, ये है मेरी एडिक्शन। तो जी यहाँ पे खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और देखते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।